सर हियर। आज इस वीडियो में मैं सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, दैट इज बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग बीएल एंड बीसीआर। तो सबसे पहले आइए ये पता कर लेते हैं कि इसमें से यहाँ पे आप देखिए दो सब्जेक्ट्स है, एक बिजनेस लॉ है और एक बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है। दोनों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता कर लेते हैं। बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का है और बीसीआर है 40 मार्क्स का, टोटल मिला के 100 मार्क्स। दूसरी बात मैं आपसे ये कह दूं कि देखिए इसमें से क्वेश्चंस किस तरह का आता है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा, सीधे प्रोविजंस उठा के आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको लिखना है। दूसरा केस स्टडीज आता है। केस स्टडीज थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। केस स्टडीज वही बच्चा कर पाता है जो लॉ को थॉरोली रीड किया हो और उसको हर एक प्रोविजंस हर एक सेक्शन का नॉलेज हो। इसलिए जब भी आप इस लॉ को पढ़ेंगे, बिजनेस लॉ को, तो हर एक सेक्शन को दिमाग में रखना, उसके साथ उसके हर एक सेक्शन के प्रोविजंस को दिमाग में रखना जरूरी है, नहीं तो आप केस स्टडीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप सेक्शन का एक लिस्ट बना लेंगे और उस सेक्शन का लिस्ट जो बनेगा उसमें आप हेडिंग्स डालते रहिएगा, सेक्शन 2H फॉर दिस, सेक्शन 2E फॉर दिस। अब उसको आप हर रोज अगर देखेंगे, उस चार्ट को बना करके अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा दोगे और हर रोज सुबह उसको देखा करो, तो आई थिंक एग्जाम आते आते वो पूरा सेक्शंस आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को आप फॉलो करेंगे ना। अब मैं आगे बात करता हूं। देखिए बिजनेस लॉ जो ये सब्जेक्ट है, इसमें आपको 5 अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये 5 अलग अलग एक्ट्स है जो आपको बिजनेस लॉ में पढ़ाया जाएगा। और मैं एक चीज और बता दूं, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना एक्ट्स, ये सब डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आपको हर एक यहाँ जितना भी आप एक्ट देख रहे हो, सारे एक्ट के साथ हर रोज पाला पड़ेगा। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं रहेगा तो आप सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब मैं स्टार्ट करता हूं। ये पहला जो चैप्टर है दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आइए स्टार्ट करता हूं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नाउ सी, बहुत ध्यान से अब इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जो टर्म आता है वो है कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला चीज जो आज हम सीखने वाले हैं वो है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब ये एक ऐसा, देखिए बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पहली बार इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले इससे आपका बाला नहीं पड़ा हुआ है ना। ध्यान से इसलिए इस चीज को समझिएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो हमारा जो बिजनेस लॉ है, मर्केंटाइल लॉ है, उसके अनुसार या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार सेक्शन 2H, इसको कहते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन H। सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिफाइन किया गया है? एन एग्रीमेंट enforceable by law, an agreement enforceable by law। तो कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए यहां पे दो चीज आपको समझना होगा। इस डेफिनेशन को मैं दो हिस्से में बांट देता हूं। देखो, एक है एग्रीमेंट और एक है एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये एग्रीमेंट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समझौता। ठीक है, तो आइए समझते हैं एग्रीमेंट के बारे में। सपोज यहां पे दो लोग हैं, सपोज एक है विराट और दूसरा है रोहित। ठीक है, वन इज विराट, द नेक्स्ट वन इज रोहित। नाउ विराट ने रोहित से कहा, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 lakhs। सो विराट ने रोहित से कहा, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 lakhs। अंडरस्टैंड? क्या आप मेरे मकान को 10 लाख रुपए में खरीदना चाहोगे? रोहित ने कहा, रोहित आंसर्स यस,
मैं आपके मकान को 10 लाख रुपए में खरीदना चाहूंगा। बहुत ध्यान से समझना, अभी हम लोग समझ क्या रहे हैं एग्रीमेंट क्या होता है। तो ये जो विराट ने स्टेटमेंट दिया, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 लाख, अगर इस स्टेटमेंट को, इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखो तो विराट ने रोहित पे ये चीज थोप नहीं दिया। विराट ने रोहित से केवल ये पूछा, उसके राय को जानना चाहा, उसकी सहमति लेना चाहा कि क्या तुम मेरे मकान को 10 लाख रुपए में खरीदोगे। एक क्वेश्चन मार्क यहां पे दे दिया, ठीक है, कि क्या तुम मेरे मकान को 10 लाख में खरीदोगे। रोहित ने कहा जी हां, मैं आपके मकान को 10 लाख रुपए में खरीद लूंगा। तो जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट को इस तरह से रखते हो जिससे ये लगता है कि आप किसी और से राय मांग रहे हो, उसकी सहमति मांग रहे हो, उसके कंसेंट को मांग रहे हो, तो हम लॉ में इसे कहेंगे ऑफर। मैं क्या कहूंगा लॉ में इसे? ऑफर। जब आप किसी से सहमति मांगेंगे, जैसे यहां पे वो थोप नहीं दे रहा, वो क्या कह रहा है, क्या तुम मेरे मकान को 10 लाख में खरीदोगे, तो वो रोहित को एक ऑफर दे रहा है। और जैसे ही ये ऑफर हां में आ जाएगा, यानी जब रोहित ने कहा जी हां मैं आपके ऑफर को मैं आपके मकान को खरीदना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि रोहित ने इस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। रोहित ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो व्हेनेवर, जब भी कोई ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। याद रखो, जब भी कोई ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो इट बिकम्स अ प्रॉमिस, यानी विराट के ऑफर को रोहित ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब रोहित ने एक प्रॉमिस क्रिएट किया कि जी हां मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके मकान को 10 लाख में खरीद लूंगा। तो whenever an offer is accepted, it becomes a promise, and whenever there is a promise, it forms an agreement. It forms an agreement. तो यहां से आपने देखा कि एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है। तो एग्रीमेंट का जड़ जो है, जो रूट है, वो ऑफर से है। तो पहले आता है ऑफर। ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया तो ये बन जाता है प्रॉमिस, एंड हेंस इट बिकम्स एन एग्रीमेंट, यानी समझौता, दोनों के बीच समझौता हो गया। ये तो पहला पार्ट था इसका। दूसरा है एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका क्या मतलब होता है एनफोर्सेबल बाय लॉ? एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब, फिर से हम इस एग्जांपल में आ जाते हैं। अब जैसे ही दोनों के बीच एग्रीमेंट तय हो गया, ये तैयार हो गया 10 लाख में खरीदने के लिए, और बाद में अगर रोहित विराट को धोखा दे दे, वो समय पे घर को ना खरीदे और 10 लाख रुपए का इसको नुकसान हो जाए, आई मीन टू से, विराट तो तैयार था 10 लाख लेने के लिए पर उसे समय पे ना मिले, तो विराट रोहित पे केस कर सकता है। तो इसका मतलब इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है कि अगर आप प्रॉमिस कर देते हो तो यू आर लीगली बाउंड टू परफॉर्म योर ड्यूटी, अदरवाइज द अदर पार्टी कैन टेक द केस टू द कोर्ट। बात को समझ गए? अगर आप प्रॉमिस अपना नहीं निभाओगे तो जो दूसरा पार्टी है वो कोर्ट तक आपको घसीट सकता है। इसका मतलब हो गया इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमने समझ लिया कि एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। और एग्रीमेंट क्या होता है? जब कोई ऑफर होता है, वो जब एक्सेप्ट किया जाता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड बिकम्स एन एग्रीमेंट। एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब मैंने क्या बताया कि वंस यू प्रॉमिस, वंस यू एक्सेप्ट एन ऑफर, वंस इट बिकम्स एन एग्रीमेंट, नाउ यू आर लीगली बाउंड, आप कानून के दायरे में आ जाते हो, लीगली बाउंड टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। अगर नहीं करते हो तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकता है। तो ये आपने पढ़ा अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। अब आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है इसका डेफिनेशन क्या होता है। अब आइए देख लेते हैं कि एग्रीमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसको डिफाइन किया गया है। और क्या कहता है इसका डेफिनेशन? एवरी प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब मैंने आपको अभी बताया, विराट ने ऑफर किया, रोहित ने कहा यस, जैसे ही रोहित ने यस कहा तो इट बिकम्स अ प्रॉमिस।
तो कहता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, तो एक से अधिक प्रोमिसेस भी हो सकता है, फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। तो इसको आइए समझते हैं। जैसे रोहित ने कहा यस, तो इट बिकम्स अ प्रॉमिस, ठीक है ना। तो एक तरह से देखो ये एक प्रॉमिस हो गया, और दूसरा अगर रोहित तैयार हो गया खरीदने के लिए, तो विराट भी एट द सेम टाइम इज प्रॉमिसिंग कि भाई मैं भी आपको, अगर आप 10 लाख रुपया देंगे तो मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि आपको ये मकान दूंगा। तो इसलिए एग्रीमेंट में दोनों तरफ से प्रॉमिस आता है, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, एक प्रॉमिस दूसरे प्रॉमिस का कंसीडरेशन है, तो दिस बिकम्स एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2E। अब यहां पे आ जाओ, पता करते हैं प्रॉमिस को कैसे डिफाइन किया गया है। तो प्रॉमिस को सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। इसमें कहता है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। देखो, जब भी किसी आदमी को आप कोई ऑफर दो, प्रपोजल मतलब ऑफर, जैसे विराट ने ऑफर दिया रोहित को, और इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू। एसेंट मतलब होता है सहमति, कंसेंट, और रोहित ने उसमें अपनी सहमति दे दी, तो इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो फिर से मैं ये पढ़ता हूं, देखो ध्यान से, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट यानी कंसेंट देयर टू, the proposal is said to be accepted and proposal when accepted is said to be promise। proposal मतलब offer, जैसे ही offer को आप accept कर लो it becomes a promise, and then whenever there is a promise there is an agreement। understand? अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच क्या डिफरेंस है। दूसरा टॉपिक ये डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा टॉपिक ये डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।